सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कल बजट आया है और उससे बहुत लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और उस एक्सपेक्टेशंस पे क्या ये बजट खरा उतरा है, तो ये बजट आने के बाद ही उसकी परिचर्चा होती है। तो आज हम लोग उसी विषय में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि क्या बजट संविधान में ऐसा उसका कुछ वर्णन है, बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बजट शब्द नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कहा जाता है और उसका मतलब वही है बजट। तो बजट आखिर सरकार का क्यों प्रस्तुत करती है हर साल? क्योंकि वो अपना लेखा जोखा देती है कि साल भर में उसको कितना, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ कहाँ से आय की प्राप्तियाँ होंगी और कहाँ कहाँ सरकार व्यय करेगी। और वो ये भी देखती है कि जब क्या ये आय जब अधिक होगी और व्यय कम होगा तब सरप्लस होगा, और जब आय व्यय के बराबर होगी तो संतुलन होगा, और जब व्यय अधिक होगा और आय कम होगी तो घाटा होगा। तो ये जो प्रॉपर बैलेंसिंग है, ये कार्य करना बजट सरकार को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसको किस तरीके का बजट चाहिए। सरप्लस बजट चाहिए, बैलेंस्ड बजट चाहिए, कि थोड़ा डेफिसिट लिए हुए भी बजट चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है उनकी हमारे पास कमी रहती है, तो सरकार के पास, तो इसलिए वो बोरोइंग्स के माध्यम से जो है अपने खर्चों को पूरा करती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अट्रैक्ट करती है, उससे अपने खर्चों को पूरा करती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है ये बजट में प्रस्तुत होता है। जो बजट है वो सरकार की राजकोषीय नीति जो है उसको परिलक्षित करता है। यानी राजकोषीय नीति में सरकार की आय कहाँ कहाँ किन किन मदों से जनरेट हो रही है, सरकार किन किन मदों पर खर्च कर रही है, और अगर घाटा उत्पन्न हो रहा है तो कहाँ कहाँ से सरकार बोरोइंग्स ले रही, मतलब उधारी ले रही है, और जो भी सरकार उधारी ले रही है तो उसको कैसे रिपे करेगी। ये सारी बातों की स्टडी हम राजकोषीय नीति में करते हैं और इन सब का वर्णन जो है ये हमारे बजट में किया जाता है। अब कल का बजट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? वैसे तो हर साल का ही बजट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी झेल रहे थे। तो उसमें सरकार ने जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, यानी जो व्यय है सरकार को बढ़ाना पड़ा है, तो उसकी वजह से सरकार पर क्या बोझ बढ़ा। ये सबको आशा थी कि हो सकता है सरकार का फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाए, और वही देखने में आया कि जो सरकार का पिछले बजट का टारगेट था वो 6.8% का फिजिकल डेफिसिट का राजकोषीय घाटे का था, और वो बढ़कर हो गया 6.9, जो यानी जो अचीव किया है। एक एस्टिमेटेड था कि हम 6.8 पर रखेंगे, पर वो 6.9 हो गया। और ये जो फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा होता है, ये सरकार की उधारी या पब्लिक बोरोइंग्स जो होती है उसको परिलक्षित करता है। यानी सरकार का जो व्यय है वो अधिक है और सरकार की आय जो है वो उस हिसाब से कम है। फिर जो है सरकार ने इसमें क्यों, इसको हम एक रेवोल्यूशनरी बजट के माध्यम से देख रहे हैं। लोक लुभावन नहीं है जैसा कि सोचा जा रहा था कि कुछ 5 राज्यों में चुनाव है और उसमें उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पर चुनाव है, तो ये सोचा जा रहा था कि कुछ लोक लुभावन चीज़ें भी आ सकती हैं जिसको हम पॉपुलिस्ट मेजर्स कहते हैं। इस तरीके की बातें भी आएंगी, और ख़ास तौर पे 8 साल पहले सरकार ने अपने बजट में जो टैक्स स्लैब्स थे, जो एग्जेम्पशन लिमिट आप कहें 2.5 लाख की थी, उसको तब निर्धारित किया था। उसके बाद से उसमें परिवर्तन नहीं किया। पिछले साल टैक्स स्लैब्स में थोड़ा परिवर्तन किया, पर 2 ऑप्शन दे दिए कि पुराने स्लैब से भी कर सकते हैं और नए स्लैब से भी कर सकते हैं। पुराने में आपको जो 80C और 80D और बाकी छूट मिल रही थी, टैक्स अवॉइडेंस जिसे हम कहते हैं वो करने की, वो इसमें दूसरे वाले में नहीं मिल रही थी। और उसमें दूसरे वाले में 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लग रहा है, जो नई थी, नया ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने। और जो पुराना था उसमें 10 लाख की इनकम के ऊपर 30% टैक्स लग रहा था। और क्योंकि इन्फ्लेशन इतने दिनों से बढ़ा है 7-8 सालों में, तो जो मिनिमम लिमिट है टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो आशा ये की जा रही थी कि इसको बढ़ाया जाएगा, पर सरकार ने अभी टैक्सेस को, खास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस पे
कोई भी हस्तक मतलब छेड़छाड़ नहीं की है। उसकी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ऐसे ही बहुत फाइनेंशियल स्तर पर बहुत ही टाइट है उनका। अगर वो टैक्सेस को कुछ भी रिलैक्स करती तो नेचुरल सी बात है उनको उधारी लेनी पड़ती और उससे फिस्कल डेफिसिट हमारा और ज़्यादा बढ़ता। और जब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में चेन के रूप में चीज़ें काम करती हैं, तो वो हमारा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि लोगों के हाथ में जो टैक्सेशन है उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया। हालांकि जो सैलरीड वर्ग है वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था। अब हम आते हैं कि फिर गवर्नमेंट ने इसमें जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो क्या हैं। ज़्यादातर चीज़ें सब हम कहेंगे कि सकारात्मक ही हैं, क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है एक तरीके से अगले 25 सालों का। जैसे हम लोग अमृतोत्सव मना रहे हैं, हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो ये विजन अगले 25 सालों का विजन डॉक्यूमेंट है। यानी कि जब हम 100वीं जयंती मनाएंगे कि 100 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए, तो उस पीरियड तक हमने क्या अचीव कर लिया, ये हमको देखने के लिए हमने कुछ विजन्स रखे हैं। तो सरकार ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को दिखाएंगे। यानी कि लोक लुभावन छोटी छोटी चीज़ें देने से सरकार बची है, और हो सकता है 2024 में चुनाव हो तो नेक्स्ट इलेक्शंस में का जो बजट हो शायद हम लोग के जैसी आशा करते हैं उस तरीके से हो। पर अभी का जो बजट है वो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती देने और उसको आगे गतिमान करने और एक 25 साल के विजन को क्रिएट करने की बात करता है। और जो रोजगार की बात आती, हो सकता है तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिखे, पर वो 60 लाख का टारगेट लेके गवर्नमेंट चली कि 60 लाख के जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर बढ़ाया जाएगा तो उससे कम 60 लाख जो है रोजगार सृजित होंगे। बाकी स्टार्टअप्स और उन सब की बात तो अलग छोड़ दीजिए, नौकरियों के आधार पे भी जो लोग एम्प्लॉय करेंगे एक दूसरे को उसके आधार पर भी देखें तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगी और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। ये हम जानते हैं कि जो कोरोना की परिस्थिति रही उसके बावजूद जो हमारे लिए प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब रहेगी, पर उस हिसाब से हमने ग्रोथ रेट बहुत अच्छी अचीव की है। 9.6% तक की ग्रोथ रेट अचीव की है। और नेक्स्ट हम उसमें ये देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर में कि हम थोड़ा और बेटर परफॉर्म करेंगे, ये आशा की जाती है। तो जो उसकी मुख्य चीज़ें हैं उसमें हम लेके चलते हैं कि पहला जो 4 स्तंभ लिए हैं उसमें है प्रधानमंत्री गति शक्ति। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत अभी एक एक को लेंगे, पर पहले हम 4 उनके पिलर्स को बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति है, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट है यानी समावेशी विकास, सबको लेता हुआ विकास हो। ये 11th प्लान से ये चीज़ चली आ रही है कि समावेशी विकास की बात हो रही है। फिर है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट यानी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ निवेश को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हुई या जो भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो नए हब से रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, तो जो ये सब सनराइज इंडस्ट्रीज आज की डेट में है, उभरते हुए अवसर जो हैं उनको टैप करने की बात है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन है, जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे यानी कि जो पेट्रोल डीजल इस पर डिपेंडेंसी, उससे हमारा जो है पेमेंट हम जो करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो वो बिल बहुत ज़्यादा आता है, ट्रिलियंस में आता है। तो अगर हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टैप करेंगे जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इन सारी चीज़ों को अगर हम टैप करेंगे मतलब उसको यूटिलाइज करेंगे तो हमारी ये ग्रोथ रेट तो बढ़ेगी ही और हमारी हम बचाएंगे भी। जो हम फॉरेन कंट्रीज़ को एनर्जी के लिए दे रहे हैं फॉसिल फ्यूल के लिए, वो हम बचाएंगे भी। तो एक तो ग्रोथ रेट बढ़ानी भी है और जो जहाँ हम बचा सकते हैं वो बचाएं भी। तो ये आत्मनिर्भर भारत को भी बल देगा, एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को भी बल देगा। इसलिए एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही कि जो ट्रेडिशनल यूजेस होते हैं एनर्जी के, उससे हटकर जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसको करें।
जैसे कि सोलर प्लांट्स हैं, सोलर एनर्जी को बहुत बढ़ावा इधर कुछ सालों से दिया जा रहा है, तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रही है कि 250 गीगावाट के सोलर एनर्जी तक का हमको बढ़ाना है। जो इक्विपमेंट जी या जो पार्ट्स हम सोलर पैनल्स के बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोशिश ये की जा रही कि यहीं के स्टार्टअप से यहीं पे ये बने। तो जो हमारी डिपेंडेंसी सिंगापुर, चाइना इन सब पर है सोलर पैनल से रिलेटेड या सोलर एनर्जी में जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उनसे रिलेटेड, एसपीवी बैटरी से रिलेटेड जो भी है, तो वो हम बचत कर सकें। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन, हम इसको एक तरीके से ग्रीन बजट भी कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने वाला बजट है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन की तरफ भी हमने ध्यान दिया है। तो ये हमारा कमिटमेंट शो करता है कि हम पर्यावरणीय संतुलन और जो विकास के साथ साथ ये कहा जाता है कि अगर विकास करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। उसको किस तरीके से हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, ये देखा गया। इससे पिछले साल के बजट में भी अनाउंस हुआ था कि इलेक्ट्रिक जो बैटरी से चलने वाली कार्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए। उनके जो इलेक्ट्रिसिटी, उसको बैटरीज को चार्ज करना है, उसके स्टेशंस बनाए जाए। तो उसी को और विस्तार दिया गया है कि जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बढ़ें, और इसको लगातार प्रमोट किया जा रहा है जिससे कि जो हमारी प्रदूषण है वो कम हो और जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी हमारी हो। फिर नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे को भी हम अभी बाद में एक एक करके जब लेंगे तो उसमें बाद में लेंगे कि इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट का जब हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूत स्थिति में आएगी। अब प्रधानमंत्री गतिशक्ति हमने सुना, तो ये प्रधानमंत्री गतिशक्ति का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था को गति देनी है, और वो गति किसके माध्यम से दी जा सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से दी जा सकती है, जो चेन ऑफ रिएक्शंस को डेवलप करेगा। उसके अंतर्गत क्या आता है? आपके रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो वगैरह है, ये है, वाटरवेज हैं, और वाटरवेज मतलब जो जल के माध्यम से जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो, और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी उत्पादन हो रहा है, या मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो कैसे रेलवे से, रोड से, एयरपोर्ट से या ये वाटरवे से कैसे पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थी उनसे बेटर ये कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक जोन्स ऐसे हमें बनाने हैं कि वो पूरी चेन बने, कॉरिडोर टाइप का, और वहाँ पे एक दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना मजबूत होगा उतनी ही अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। तो ये हमारे पिलर्स हैं, जो है 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ हम जिसको कहते हैं, जो शक्ति देंगे और हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ेगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? जो ऊपर बात हो चुकी है, एनर्जी ट्रांसमिशन से, आईटी कम्युनिकेशन, आप देखिए हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी की बात की, ड्रोन फार्मिंग की बात की कि फार्मर्स जो हैं वो ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं, खरीदना ज़रूरी नहीं है, उसको वो किराए पर ले सकते हैं। ये एक विजन है, ऐसा इस दिशा में हम बढ़ेंगे जो कि भारत के लिए सोच भी नहीं सकते थे हम अभी कुछ साल पहले तक, पर ऐसा विजन लेकर हम चल रहे हैं। फिर बल्क वाटर एंड सीवरेज, यानी जो हर नल से जल, यानी महिलाओं के लिए खासतौर पर अगर आप देखें, जैसे उज्ज्वला योजना इतनी फ्रूटफुल थी, उसी तरीके से ये भी होगी, क्योंकि घर गृहस्थी को महिलाएं देखती हैं गाँव में, तो अगर जल की सुविधा अच्छी नहीं है तो परिवार तो उसके परिवार को जल प्रदान, मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग उसका कौन करता है? महिला करेगी, या उसकी जिम्मेदारी है कि सभी लोगों के लिए वो जल की उपलब्धता को इंश्योर करे, तो उसी को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को भी ये देखता है जब हम कहते हैं हर नल से जल, तो ये एक जल शक्ति की बात हो रही। और सीवरेज सिस्टम भी बहुत डेवलप, क्योंकि टाउन प्लानिंग पर भी फोकस हो रहा है कि टाउन प्लानिंग जो हो हमारी वो अब अच्छी हो। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो सरकार 2-2.5 साल करीब होने को आ रहे हैं, फ्री में अनाज दे रही है, तो ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सोशल ओवरहेड कैपिटल कहा जाता है, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो इन पर फोकस होगा, क्लीन एनर्जी और सबका प्रयास। अभी तक हम सबका विकास तो कह रहे हैं, सबका विकास तो करना ही है, पर प्रयास भी सबका हो। जैसे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना रोल मॉडल प्ले करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करे, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी जो है इन कहते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो ज़्यादातर स्कीम्स जो हैं वो पीपीपी मॉडल पर ही बनाई गई हैं, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बनाई गई हैं। और ये ऐसा बजट है जिसमें अवस्थापना पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस है। और इधर कुछ सालों से अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने अगर ये कमिटमेंट किया है कि हम इतनी लंबी रोड्स बनाएंगे, तो वो बना के दी हैं, हाई क्वालिटी ऑफ रोड्स। तो बजट में कुछ दे देना और उसकी डिलीवरी ना होना, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि वो चीज़ें दिख रही हैं, वो धरातल पर हमको वो आ रही हैं। तो वो प्रॉमिसेस जो हैं वो हमें लगता है कि ये बजट में पूरे होंगे। क्या होता है कि बजट में जो चीज़ें एलोकेट कर दी जाती हैं हमेशा उसका पूर्ण यूटिलाइजेशन नहीं होता। डिपार्टमेंट्स जो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको यूटिलाइजेशन के लिए लेना है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ या उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कर भी नहीं पाते। पर इधर गति आई है और इसी के अनुसार हमको गति प्रदान करनी है। अब रोड ट्रांसपोर्ट में आप सोचिए 25,000 किलोमीटर तक की रोड्स को नेशनल हाईवेज बनाने की बात की है, जिसमें कि 20,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, आवंटन जो है 20,000 करोड़ का किया गया है। फिर मल्टी मोडल मूवमेंट कह रहे हैं, मल्टी मोडल शब्द है कि सभी को इन्वॉल्व करते हुए हम किस तरीके से गुड्स के ट्रांसपोर्ट को और लोगों के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिससे कि गतिशीलता आए। क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा हमारी मोबिलिटी होती है उतनी ही ज़्यादा हमारी ग्रोथ भी होती है। और इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की बात है, जहाँ मैंने कहा कि जहाँ पे आपको रोड से, अगर रोड से कुछ सप्लाई करना है वहाँ से भी हो जाए, रेलवेज का यूज़ करना है तो उससे भी कनेक्टिविटी रहे, एयरपोर्ट्स से करना है उसकी भी कनेक्टिविटी रहे, पोर्ट्स तक वो सामान कैसे पहुँचेगा तो उसकी भी कनेक्टिविटी रहे। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात है। और रेलवेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, पिछली बार भी रेलवेज को लेकर था, इसीलिए कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका सामान जब मार्केट तक पहुंचेगा तभी उसका प्रतिफल उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो हम कहते हैं वो उनको मिल पाएंगे। रेलवेज में एक जो इस बार स्पेशली अनाउंस किया गया है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। जैसे हम जानते हैं कि हर प्रदेश का, हर शहर का इसी तरीके से उसको स्टेशन कहा गया है कि हर स्टेशन की अपनी कुछ खासियत होती है कि वहाँ का कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जैसे कहीं की नमकीन है, कहीं के समोसे हैं, मतलब अगर हम खाने पीने की चीज़ों को लें तो ऐसे उन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, जैसे वोकल फॉर लोकल की दिशा में ये भी एक काम है। और रेलवे से हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट भी जब आएंगे तो वो भी सफ़र करेंगे तो उसकी ब्रांडिंग होगी, ग्लोबल तक ब्रांडिंग होगी। और जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे यूपी में ODOP का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात की कि जो खासियत है उसको यूज़ किया जाए। अब 2000 आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसमें 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया गया है। कवच के अंतर्गत इसको कवर करने की बात कही गई। अब कवच क्यों इम्पॉर्टेंट है? कवच हमारी घरेलू तकनीक है, यानी इंडिजिनस हम जिसको कहते हैं, हमारी घरेलू तकनीक है। और ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने में सहायक होगी कि वो ऐसे ट्रैक्स बनेंगे कि अगर मान लीजिए आमने सामने दो ट्रेन्स आती हैं तो उनको इतनी दूर से ही सिग्नल मिल जाएगा कि वो टकराएंगी नहीं और वो एक्सीडेंट होने से रोकेंगी। तो अभी सारे सबको नहीं कवर कर रहे हैं, पर अभी इसकी 2000 किलोमीटर्स तक का ये इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की बात हम करेंगे। आप पूरे ही बजट में अगर देखें तो हम आत्मनिर्भर भारत की और हमारा हर एक कदम बढ़ रहा है, चाहे आप वो डिफेंस से रिलेटेड देखें, रोड से रिलेटेड देखें, रेलवेज से देखें, ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हर जगह ये चीज़ देखी गई है कि जो हमारी घरेलू तकनीक है उसके प्रयोग की बात कह रहे हैं। और
जो हमारा अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी रेलवे से, एयरपोर्ट से, इन सारी चीज़ों की बढ़ाने, जैसे मेट्रोज़ हैं तो वो रेलवे तक पहुँचें। मास ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है कि लोगों को अपने ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं, मास ट्रांसपोर्ट भी आप जानते हैं कि वो भी एक तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ कदम है और हमारा जो प्रदूषण होता है उससे हमें बचाता है। एक और चीज़ रिमार्केबल है, वो है पर्वतमाला प्रोजेक्ट है। और ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट 8 जगहों पे डेवलप करने की बात कही गई है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही होगी। आप जाते होंगे हरिद्वार वगैरह, तो वहाँ रोपवेज होते हैं, तो उन रोपवेज को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है कि पहाड़ों पर जहाँ रेलवेज की पहुँच नहीं है तो वहाँ पर रोपवेज से ट्रांसपोर्टेशन को गति देने की बात की गई है। और अभी 8 जगहों पर 60 किलोमीटर्स तक को ये कवर करेगा, ये बात कही गई है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। अब हम आते हैं अभी तक हम पीएम गतिशक्ति की बात कर रहे थे, अब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हमको ये दिख रहा है कि समावेशी विकास हो रहा है। तो समावेशी विकास में पहला हम एग्रीकल्चर सेक्टर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर ही हमारे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी पॉपुलेशन वहीं पे सबसे ज़्यादा है। डिपेंडेंसी एम्प्लॉयमेंट की लोगों की रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा है। तो इस पर स्पेशल फोकस करने के लिए पहली चीज़ जो बिल आए थे उसमें एमएसपी को लेके बहुत भ्रम क्रिएट किया गया था और एट लास्ट सरकार को एग्रीकल्चरल बिल्स वापस लेने पड़े थे इतने विरोध के वजह से। पर एमएसपी के टर्म्स में गवर्नमेंट ने एमएसपी को 2.37 लाख करोड़ जो रुपीस का आवंटन किया है जो गेहूं और चावल की खरीद के लिए। और इसमें 163 लाख किसान जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने एक बजट डिस्कशन में कही भी थी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत समय से बात कर रही, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये और गतिमान करेंगे और बढ़ाएंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग जो है वो ज़ीरो बजट की फार्मिंग होती है, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर उपलब्ध है उसी से सारी फार्मिंग होती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इन पे क्यों बल दिया जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हरित क्रांति के बाद से इतना निरंतर होता रहा, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए उसको कहा गया था, पर वो इतना लंबे समय तक प्रयोग उसका होता रहा कि उसकी वजह से बहुत हेल्थ हैजार्ड्स, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। यहाँ तक कि जो मृदा है, हमारी सॉइल है, उसकी भी हेल्थ डिटोरिएट हुई और लोगों के स्वास्थ्य पर तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ही। तो उसको, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के लिए जो ये 5 स्टेट्स को कवर करेगा, जो गंगा जी हैं उनके किनारे जो दोनों बैंक्स होंगे 5 किलोमीटर दोनों बैंक्स, यानी टोटल 10 किलोमीटर्स गंगा रिवर के बैंक्स पर नेचुरल फार्मिंग करने की बात हो रही है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो नेचुरल फार्मिंग से हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड नेशनली और इंटरनेशनली दोनों बढ़ रही है। इस समय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे महंगे हैं क्योंकि कम किसान हैं जो इसको प्रोडक्शन करते हैं। अभी भी वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, रासायनिक उर्वरकों पर और पेस्ट कीटनाशकों पर ज़्यादा बल देते हैं। अभी उस आदत को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से प्रोत्साहित करती रहेगी तो धीरे धीरे उसको वो स्विच ओवर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी से। क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी बहुत लंबे समय तक प्रयोग होती रहती है, वो चाहे जितनी भी मॉडर्न हो, पर वो थोड़े समय बाद ट्रेडिशनल हो जाती है। और एग्रीकल्चर ऐसी भूमि पर जो हम उत्पादन करते हैं वो ऐसा है कि अगर एक ही तकनीक का आप प्रयोग बहुत लंबे समय तक करेंगे तो उससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब धीरे धीरे जो उससे प्राप्तियां हैं वो कम होती जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई और टेक्निक इस्तेमाल करें। तो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग से आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन पे, अब इधर बहुत सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है और अब ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का मिक्स बायोटेक्नोलॉजी, इन सब की बातें हो रही। इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी कि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें खर्चा करना और
रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, जिससे कि वो नई नई टेक्निक्स लेके आएँ कि क्या चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक उसमें यूज़ कर सकती हैं। और हमारे गंगा जी भी हमारी जो उनको स्वच्छ करने का अभियान है, उसमें भी सफलता हम हासिल करेंगे, क्योंकि इससे जो केमिकल्स जाते थे खेतों से ड्रेन आउट होकर गंगा जी में, तो वो भी नहीं जाएंगे। तो दोनों ही रूप से अगर हम देखें तो फ़ायदा है। फिर हम कहेंगे कि जैसे अभी तक हम फिनटेक की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना। इसी तरीके से हम अब एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को हाईली टेक्नोलाइज्ड करने की हम बात कर रहे हैं, तो एग्रीटेक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी इसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब सभी सेक्टर्स में हो रहा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी हो सकता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? डिजिटलाइजेशन से जो ये ड्रोन्स हैं वो क्या असेस करेंगे, जैसे बहुत जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है कि जो क्रॉप असेसमेंट है, यानी कि किस प्रकार का हमारा उत्पादन हो रहा है, उसको समय समय पर, कोई ज़रूरी नहीं कि खेत पर पहुंच के ही कर पाएँ, वो ड्रोन से उसकी तस्वीर देखकर भी पता कर सकते हैं। फिर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो जाएगा। तो हर चीज़ को व्यवस्थित करना, हमें पता है कि जब डिजिटाइजेशन होता है तो हर चीज़ और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाती है। फिर ड्रोन्स से ये सोचा जा रहा है कि जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसका छिड़काव जो है वो ड्रोन से और ज़्यादा उचित हो पाएगा और एफिशिएंटली हो पाएगा। तो अभी हो सकता है कि हमें ये लग रहा हो कि अरे हमारे गांव के किसान ये कैसे कर पाएंगे या ये कैसे होगा, पर हमें पता है कि हमारे युवा खेती नहीं करना चाह रहे हैं, गांव में नहीं रहना चाह रहे हैं, पर अगर ये टेक्नोलॉजीज़, ये डिजिटल वर्ल्ड वहाँ पर भी होगा, उपलब्ध होगा, तो नेचुरल सी बात है वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्ट होगी और वहाँ पर वो काम करने की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे युवा हैं सभी को अब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। भले वो उसको अलग दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव दिशा में प्रयोग करें तो वो देश की हमारी आर्थिक समृद्धि को और ज़्यादा बढ़ाएगी। और एक्सटेंड ये इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो क्रेडिट है, यानी जो कहेंगे कि वित्त उपलब्ध कराना किसानों को, तरह तरह के जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके माध्यम से करना। खास तौर पे फाइनेंशियल, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो एक चीज़ और आई है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। पोस्ट ऑफिसेस को बैंकिंग से जोड़ने की बात हुई है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर या गरीब तबका है उसकी पोस्ट ऑफिसेज में सेविंग्स रहती हैं, तो उनका भी, उसको भी डिजिटाइज करने की बात हो रही है। तो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो जनधन से बढ़ा था इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब पोस्ट ऑफिसेज को भी बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत हम ले आ पाएंगे। एक एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक और बहुत विशेष योजना जो आई है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये केन बेतवा प्रोजेक्ट, इससे हमारा हाइड्रो पावर तो जनरेट होगा ही, पर ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत यूज़फुल होगी। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट हमारा जो बुंदेलखंड रीजन है, अगर हम यूपी लें, वैसे तो एमपी का भी पार्ट कवर करेगा, पर अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी लें तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो खाद्य तेल है वो महंगे हैं हमारे। क्यों महंगे हैं? क्योंकि हमको ज़्यादातर ऐसी पॉलिसीज़ रहीं, क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसमें गेहूं पर और चावल पर ज़्यादा फोकस था, फिर मोटे अनाज पे था। ये जो तिलहन और दलहन है उस पर फोकस नहीं कर पाया था, तो इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी या असमानता बहुत थी। तो इस वजह से तिलहन और दलहन बहुत पीछे रह गया था और इसी वजह से वो महंगा है। और हमको शुरू से ही जो तिलहन है, यानी जो खाद्य तेल है, उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम कोई भी चीज़ जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल पड़ता है, यानी कि हमें हमारी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बाहर जाती हैं, तो उसको रोकना भी हमारा काम है। इससे भी हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो उस दिशा में भी सरकार फोकस कर रही है कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि ये जो एमपी का रीजन है और ये जो हमारा बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पे ऑयल सीड्स प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो मूंगफली
की खेती हो, सूरजमुखी की खेती हो, सरसों की खेती हो, तो तिलहन और दलहन दोनों ही उस क्षेत्र में होता है और ये सोचा जा रहा है कि इससे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सरकार ने दलहन पर तो कुछ सालों से फोकस कर ही रही है, पल्सेस हम जिसे कहते हैं, जिससे कि पोषण सुधारा जा सके, जो गरीब हैं उनकी भी थाली में दालें आए। तो इसकी दिशा में बहुत काम कर रही थी सरकार, चाहे वो अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, राजमा हो, छोले हो, मतलब जिससे भी प्रोटीन मिलता है। तो वेजिटेरियंस के लिए तो प्रोटीन का सोर्स दालें हैं, सोयाबीन है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ये विशेष फोकस है। दूसरी फूड प्रोसेसिंग भी बहुत समय से हम कहते हैं ये नॉन फार्म सेक्टर है, यानी कृषि के अलावा। कृषि जब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाएं आती हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट्री है, आपका मशरूम की खेती है, फिशरी है यानी जो मत्स्य पालन है वो है, शहद की खेती करते हैं। ये इस तरीके की जो भी एलाइड एक्टिविटीज़ कहा जाता है उससे संबंधित गतिविधियां, उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो इनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हो, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होती है तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण और ग्रेडिंग भी हो जाती है कि वो किस क्लास का प्रोडक्ट है। तो इससे हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है प्रोसेसिंग से, और उसके दाम भी बढ़ते हैं। बस ये है कि वो दाम किसानों तक भी पहुँचे, किसानों को भी मिलें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इसीलिए कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाएं कि जिससे कि किसान उसका डायरेक्ट लाभ उठा सकें, बहुत दूर तक उनको उसको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद आता है हमारा एमएसएमई सेक्टर, जिसको वो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, ये सब लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाले उद्योग कहे जाते हैं। शुरू से हमारी जो प्लानिंग रही वो हमने बड़े उद्योगों को पर ज़्यादा फोकस किया। जनता दल की गवर्नमेंट आई थी तो उसने 78-80 की बात है, तो उस दौरान उसने लघु उद्योग पर विशेष फोकस किया, पर नॉर्मली हमारा लघु उद्योग जो है विशेष फोकस पे नहीं रहा। तो इस वजह से हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही अपनाते रहे और ज़्यादा अपनाते रहे। ऐसा नहीं कि लघु उद्योगों को प्रमोट नहीं किया गया, पर ज़्यादा फोकस नहीं था, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ जनरेट हो सकती है? हमारे एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर में, जिसमें प्रोसेसिंग वगैरह सब आएगी, और साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में। तो एमएसएमई सेक्टर को आपको पता है कि जब कोरोना की परिस्थिति 2020 में आई तो मई में गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए थे, और तब से उसको गतिशील किया जा रहा है। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको वित्त नहीं मिल पाता है, उनको पास कैपिटल की, पूंजी की कमी होती है, तो इस वजह से उनको पूंजी उपलब्ध कराना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने ये सिक्योरिटी, एक अलग जो कदम है वो ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रही है कि एमएसएमई सेक्टर्स जो है वो लोन उठाएं, और उस लोन की गारंटी सरकार ले रही है। क्या है, बैंक्स जो है जब तक सारे पेपर्स, जब तक वो एश्योर नहीं हो जाते हैं तब तक वो लोन नहीं देते थे एमएसएमई सेक्टर को, खासतौर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो गवर्नमेंट उनको एश्योरेंस दे रही है कि हम आप उसकी जो लोन है उसकी गारंटी लेते हैं। तो ये 2022 में ख़त्म होना था। नया ये है कि इसको एक्सटेंड किया गया है इस बजट में भी, यानी कि सरकार आगे भी इसको कंटिन्यू रखेगी कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए ये जो लोन की गारंटी थी कि बैंक्स मतलब खुले माइंड से लोन्स दे सकें एमएसएमई सेक्टर को, तो इसके लिए वो कर रहे हैं। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम इसी को कहते हैं कि, और फिर एक नया आया है रैंप, जिसको हम कह रहे हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ दिए हैं, जो कि 5 सालों तक चलेगा, और इसकी वजह से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो और compete करने को तैयार हो जाएगा बिग इंडस्ट्रीज से हमारी। फिर स्किल डेवलपमेंट पे जैसे पहले से ही फोकस शुरू से रहा है, वैसे ही स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। इसको थोड़ा डिजिटलाइज करने की भी बात हो रही, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि कोरोना जैसी महामारियां
कोई देख मतलब सोची समझी तो आती नहीं, कभी भी इस तरीके की विषम परिस्थितियां आ सकती हैं। तो जब हम डिजिटलाइज हो ही रहे हैं तो हम स्किल डेवलपमेंट में क्यों ना हो। तो इसलिए स्किल्स को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराया जा सके, उनकी स्किलिंग रीस्किलिंग, यानी मान लीजिए आप स्किल्ड हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट है पर आपके अंदर उतनी कुशलता नहीं है, तो आप रीस्किल होइए, फिर से जो है कोई नई स्कीम में आप रीस्किल होइए। तो फिर इसमें भी ड्रोन शक्ति स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात हो रही है। यानी ये ड्रोन्स कौन बनाएगा, ये स्टार्टअप्स, यही एमएसएमई सेक्टर्स के जो स्टार्टअप्स होंगे वो बनाएंगे, तो उसको भी अलग से प्रमोट करने की बात हो रही है। फिर हम आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने उसको भी डिजिटलाइज करने की बात की है। इसमें भी इंक्लूसिवनेस ये आती है कि गवर्नमेंट अभी तक जो टीवी चैनल्स थे 20 चैनल्स के माध्यम से अगर कर रही थी, तो वो कह रही कि हम 200 टीवी चैनल्स के माध्यम से जो छोटी क्लासेस से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन क्लास 1 to 12 को प्रोवाइड करेगी। और एजुकेशन में गवर्नमेंट ने अपना जो एलोकेशन है वो भी बढ़ाया है। और जो आंगनवाड़ीज हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आंगनवाड़ीज को भी डिजिटलाइज करने की बात हो रही है, उनको और इक्विप करने की बात हो रही है और अच्छा बनाने की बात हो रही है। ये किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब प्राइमरी स्कूल्स के पहले प्ले ग्रुप्स की बात हो रही है। छोटे बच्चों जो 2-2.5 साल के बाद के बच्चे हैं वो ग्रामीण लेवल तक भी वो पहुंचो, वहाँ पर खेल खेल में उनको चीज़ें सिखाई जाएं। तो कहना तो ये है कि ये खेल खेल में सिखाया जाएगा, पर वो इतना आसान नहीं है। जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको हमको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी, क्योंकि उन बच्चों को वो डील कर सकें। इसलिए तो एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना, उसको भी डिजिटलाइज करना, और वर्चुअल लैब्स की बात हो रही, साइंस की पढ़ाई भी बाधित ना हो इसके लिए वर्चुअल लैब्स की बात हो रही कि वो साइंस और मैथमेटिक्स में हेल्पफुल हो। और 75 स्किलिंग ई लैब्स को भी प्रमोट करने की बात हो रही कि जो स्किल्स देंगे उसके लिए जो लैब्स हैं वो भी डेवलप की जाएं जो स्किल्स दे सकें। फिर ई कंटेंट हाई क्वालिटी का मिल सके, क्योंकि हमने देखा कि इधर कुछ सालों से ट्रेंड बढ़ा है कि ई कंटेंट, गवर्नमेंट के भी कई सारे पोर्टल्स हैं, स्वयं पोर्टल्स हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है उनकी, तो इसको और ज़्यादा क्वालिटी प्रदान करने की दिशा में भी गवर्नमेंट ने कहा है कि काम करें। अब ग्रामीण बात ये हो रही थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं कि उनको उतना अच्छा डेटा कनेक्शन नहीं मिल पाता है या उतनी स्पीड नहीं मिल पाती। तो 5G की स्पीड सभी जगह यूनिवर्सली अब मिलने की प्रदान करने की बात गवर्नमेंट अपने इस बजट में कहती है। और फाइबर ऑप्टिकल्स जो हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक बिछाने की बात कह रही है, जिससे कि वहाँ पर भी वाईफाई नेटवर्क्स आसानी से उपलब्ध हो, तो जो हमारे ग्रामीण छात्र हैं वो भी सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं डिजिटल लर्निंग की उनका लाभ उठा सकें और उनके वो वंचित, जैसे हम कहते हैं ना, एजुकेशन से एक्सक्लूड ना हो जाएं। क्योंकि ये पिछले 2 सालों में ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे या टैबलेट्स नहीं थे या लैपटॉप्स नहीं थे, या थे भी तो डेटा कनेक्शन के उनके पास इतना नहीं था, वो भी था तो स्पीड नहीं अच्छी थी। तो इन सारी समस्याओं का निराकरण करने की बात गवर्नमेंट हमारे इस बजट में कहती है। एक और बड़ा कदम है जो गुजरात में बात हो रही है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की सेटअप, उसको प्रमोट करने की बात हो रही कि जो वो आईसीटी के लिए जो है वो हब की तरह काम करेगा। और अगर हम महिलाओं से रिलेटेड देखें तो जो हमारी स्कीम्स चली आ रही थी, जैसे मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0, पोषण की बात अभी मैंने कही कि हाईली न्यूट्रिशियस फूड हमें प्रोवाइड करना है, तो पोषण 2.0 की भी बात सरकार कर रही। तो जो स्कीम्स थी उनको गति प्रदान करना और कुछ नई चीज़ों को लाना, और ख़ास तौर पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करी, इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा की भी बात कर रही है, समावेशी सामाजिक जो इंक्लूजन है उसकी भी बात कर रही है कि सभी सेक्टर्स को कवर करें, चाहे वो SC ST OBC पॉपुलेशन हो, सभी को। और फिर हमारा जो आयुष्मान भारत
मिशन चल रहा है उसको भी डिजिटलाइज करने की बात हो रही है कि उसको भी एक मिशन की तरह लेकर चलें। और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडमिट करना हुआ किसी चीज़ को कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ। इसको क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो मेंटल हेल्थ पर फोकस किया जाता है, उसको भी एक बीमारी ली जाती है, पर यहाँ पर लोग बाकी बीमारियों को मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया उसको तो